विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने यह सवाल पूछा कि जब सीमाओं पे दोनों देश उलझ रहे थे, भारत और चीन, गलवान वैली में, तो उस समय आप इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे थे? आपने भारत जोड़ो यात्रा में क्यों ऐसी बातें की जो कि आर्मी की मनोबल को तोड़ने वाला था, देश की मान मर्यादा को भंग करने वाला था? आप ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो आप संसद में ये मामले उठाइए ना। आप इसको सोशल मीडिया पे क्यों उठा रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी का इस मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए। आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि आप कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर लिया अरुणाचल प्रदेश में? कोई भी ट्रू इंडियन, सच्चा भारतीय आपके जैसा कमेंट नहीं कर सकता। अब यह मामला क्या था? यह मामला यह था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उदय शंकर श्रीवास्तव, जो निदेशक रह चुके थे, रिटायर्ड हैं अभी, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि यह आर्मी की भावनाओं को तोड़ने वाला है, उनके उत्साह, उनके पराक्रम को हानि पहुंचाने वाला है, उनकी फैमिलीज को निराश करने वाला है। और उसी मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को यह बता सकता है सुप्रीम कोर्ट की प्रतिपक्ष का नेता कैसे बना जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म की खुद के द्वारा निर्धारित सीमा को क्रॉस कर रहा है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकार का विरोध करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेंगे क्या? या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को और जिम्मेदार होना होगा, सबूतों को बटोरना होगा, कोई भी कार्य कहने से पहले या कोई भी सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले सबूत जुटाने होंगे और तब कुछ बोलना होगा, नहीं तो सरकार की लाइन मान लेनी होगी। इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर में, और यह भी देखेंगे कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। ये जो विपक्ष के नेता का पद है, क्या संविधान में इसका उल्लेख है? अगर है तो कहां है, और नहीं है तो ये पद आया कहां से? इसके अधिकार क्या हैं? कुछ डिफाइन है क्या? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आपका इस सेशन में स्वागत है। आइए चलिए इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो ये मुद्दा अब बहुत हॉट टॉपिक हो गया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने, यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी की जम के आलोचना की। अब बार बार ये सवाल और आरोप उठाए गए कि विपक्ष के नेता होने की काबिलियत राहुल गांधी में नहीं है, और विपक्ष का नेता कैसे बना जाए, कैसे जिम्मेदार होया जाए, ये सारी आरोप लगाए गए और कहा गया कि इनका दिमाग आज भी बचकाना है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव्ड कर दिया है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर वाले मसले पे, वीडी सावरकर के मसले पे जस्टिस दीपांकर दत्ता की ही बेंच थी, और इसको मई में ही उन्होंने कहा था 2025 में ही कि आपको कोई अधिकार नहीं है विपक्ष के नेता होने के नाते कि आप स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करिए, बेइज्जत करिए। क्योंकि राहुल गांधी ने वहां भी कहा था कि वीडी सावरकर एक ब्रिटिश एजेंट थे, एक ब्रिटिश सर्वेंट थे जो बार बार माफी मांग रहे थे। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने काउंटर सवाल किया कि क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी भी जब भी ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखते थे तो वो लिखते थे कि ओबीडिएंट सर्वेंट, योर्स फेथफुली ओबीडिएंट सर्वेंट। क्या आपको पता है कि आपकी ग्रैंड मदर ने भी चिट्ठी लिखी थी स्वतंत्रता सेनानियों को? तो ऐसे मुद्दे उठाए गए और बार बार राहुल गांधी को यह बताने की कोशिश होती रही कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उनको बार बार चेतावनी मिलती रही। अब हम इसके तकनीकी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष का नेता जिसको कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन,
ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या संवैधानिक पद है? कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख है? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ये? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद की शक्तियों का उल्लेख है, इसके दायित्वों का उल्लेख है? तो बहुत क्लियर सा आंसर है नो। ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है इस पद का। इसका मतलब यह है कि जब संविधान सभा बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर, जो संविधान के लिखने वाले हमारे विद्वान थे, उन्होंने कभी इसके ऊपर चर्चा ही नहीं की, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा था देश की आजादी और अंग्रेजों को यहां से रफा दफा करना। लेकिन जब नेहरू जी की सरकार बनी तो एक तरफा, मतलब प्रचंड बहुमत था और एक तरफा शासन होता गया, कोई अपोजिशन था नहीं। तो 1969 में जाके लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अगर देखा जाए तो पहली बार अस्तित्व में यह पद आया, और ये पहले थे राम सुभाग सिंह, लोकसभा में राम सुभाग सिंह, और राज्यसभा में नित्यानंद मिश्रा, और राज्यसभा में नित्यानंद मिश्रा। अब एक बात समझने की है कि इस समय तक इन लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। ये तो 1969 में इंदिरा गांधी के खिलाफ में कांग्रेस के अंदर ही टूट पड़ गई थी, और उसको कहा गया कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक कांग्रेस इंदिरा थी, कांग्रेस आई, तो ये कांग्रेस के ही लीडर थे, अलग होके ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए सदन के अंदर में। लेकिन एक्चुअल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, कहीं कोई अधिकार नहीं था, ये खाली एक परंपरा के रूप में चल रहा था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो पूरे देश में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में टोटल रिवॉल्यूशन हुआ, संपूर्ण क्रांति। और आज के जितने नेता हैं वो संपूर्ण क्रांति की देन है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, या लालू यादव से लेके नीतीश कुमार से लेके जितने आज के लीडर हैं, वो सब संपूर्ण क्रांति की ही देन है। जबरदस्त विरोध हुआ इमरजेंसी का, और इंदिरा गांधी की सत्ता उखाड़ दी गई, और 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई। अब जनता पार्टी की सरकार ये 1980 तक जोड़ बटोर के चलेगी, फिर इंदिरा गांधी आ जाएंगी, उसमें भी चौधरी चरण सिंह आ गए थे 79 में। तो यहां पे आप देखिए कि जब ये मोरारजी देसाई आए तो इन्होंने ही पहली बार एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया पार्लियामेंट में 1977 में ही, और उसको कहा गया कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो इसमें जो वेतन और भत्ते होंगे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा उसकी रैंक होगी कैबिनेट मिनिस्टर इतनी, कैबिनेट मिनिस्टर इतनी, उसकी ऑफिस होगी अपनी संसद में, इसको दोनों सदनों में कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग होगी, वही ऑफिस मिलेगा, वही स्टाफ मिलेगा, वही सैलरी मिलेगी जो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को मिलती है। इतना बड़ा रुतबा दे दिया गया, और पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या कर दिया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, मतलब एक वैधानिक संस्था बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था तो नहीं थी, लेकिन एक वैधानिक संस्था बना दिया गया कि अब कानून में लिख दिया गया, संसद के द्वारा बनाए गए कानून में लिख दिया गया कि अब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा ही होगा, ये तय बात है। लेकिन अभी भी ये नहीं लिखा गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा कौन। तो यशवंत चमन एक थे, कांग्रेस के ही लीडर थे, क्योंकि इंदिरा गांधी हार गई थी, यशवंत राव, तो ये बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन 1977 में जब ये एक्ट आया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये बन गए। अब देखिए कि इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट रैंक तो मिल गया, लेकिन बनेगा कौन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। तो एक संसदीय परंपरा आ गई कि 10% होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, कुल सदन का 10% तो होना ही चाहिए। मतलब जितने मेंबर हैं, अब मान लीजिए जैसे लोकसभा में 543 अभी वर्किंग मेंबर हैं, तो इसका मतलब कि 10% 15.3, इसका मतलब 55 मेंबर होंगे, और तो ही
किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलेगा। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते 2014 2019 में, तो कांग्रेस की तो स्थिति डमाडोल हो गई। और 2019 में तो खाली 47 सीटें थी, उसके पहले भी 54 के आसपास सीटें थी, तो वो उस पदवी को नहीं पा सके। तो 10 साल तक तो वर्तमान सरकार ने, जो अभी भी है तीसरे टर्म में, उसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं था। इस बात को लेकर खूब मजाक उड़ाया गया। और हालांकि सभी पार्टियों ने मिलकर इसको चुनाव आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई जगहों पे ये मुद्दा रखा कि सब पार्टियां मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन बना ले, 10% तो हो ही जाएगा, लेकिन वो मना कर दिया गया। तो अब जाके ये जो 2024 का इलेक्शन है, वहां पे कांग्रेस स्पष्ट रूप से 99 सीट्स पा पाई है, और यहां पे बीजेपी के पास सीटें जबरदस्त रूप से घटी है 303 से। 2019 में 303 था, अब 240 हो गया है। और 99 सीटें खाली कांग्रेस के पास हैं, जो 2019 में केवल 47 थी। तो जाके लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं राहुल गांधी। अब इस बात को लेके बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि इनको तो सहूर ही नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। अब तो कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि आपको तो सहूर ही नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का, आपको जिम्मेदारी नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया में क्यों बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? लेकिन मजे की बात देखिए कि कहीं संविधान में लिखा नहीं है, संसद में लिखा नहीं है, तो भी लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ही यही है। क्या काम है भाई? एक तो स्पष्ट काम है कि एक तरीके से वो कंट्रोल करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाता है सरकार के ऊपर, चेक्स एंड बैलेंस। अब ये बताइए, सरकार निरंकुश न हो जाए, इसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को तो बोलना ही पड़ेगा। और सबूत कहां से लाए? और ये जो तर्क दिया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से कि भाई वो सैटेलाइट इमेजेस थी जिसके आधार पे ये किया गया, 20 हमारे सैनिक मारे गए, हालांकि चीन के भी सैनिक मारे गए थे, 20 हमारे शहीद हुए थे। और कन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे लगातार चीन सीमाओं में परिवर्तन कर रहा है, ये सैटेलाइट इमेजेस भी उस समय जारी हुई थी। तो विपक्ष का नेता वो सबूत कहां से लाएगा? इसका मतलब कि वो बोल ही नहीं पाएगा। तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होगा? सरकार की पॉलिसी का अपोज करना, और खाली अपोज के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर जो सरकार कह दे वही सही, न खाता ना बही, तो फिर मतलब क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन का? फिर जनता अपनी आवाज कैसे उठाएगी? फिर तो सरकार ही हर मामले में सही हो जाएगी। और इस मसले में देखा जाए तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन कई सारी कमेटियों का मेंबर होता है, जनता के मध्य में जाता है। इसके अलावा वो आप देखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और आप देखेंगे सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब जो संस्थाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है, उसकी सलाह ली जाती है। वो अलग बात है कि सरकार अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। परंपरा तो यह भी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को, प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए हर एक महत्वपूर्ण मसले के ऊपर। कोई इमरजेंसी हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, वहां बुलाना चाहिए था। यह संसदीय परंपरा है, लिखा नहीं है लेकिन यह परंपरा है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट सुनिए, उसकी वीडियो भी उपलब्ध है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप देखिए कि वो कहते हैं कि मैं नेहरू जी की खुल के आलोचना करता था सदन में, और यहां तक कि मैंने कह दिया कि आप दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो एक जगह नेहरू जी से सामना हो गया कैंटीन में या सदन परिसर में, तो नेहरू जी ने कहा कि यंग सांसद होने के नाते मौका मिला था तो मैंने बोल दिया, लेकिन डर भी लग रहा था। तो नेहरू जी जब मिले तो मैं उनसे कैसे नजर मिलाऊं, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई तुमने बहुत बढ़िया भाषण दिया, ऐसे ही अच्छा करते रहो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने, जब विदेश मंत्री बने, तो नेहरू जी की फोटो हटा दी गई थी विदेश मंत्रालय से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फोटो कहां गई? तो लोगों ने कहा कि इसको हटा दिया गया। उन्होंने कहा तुरंत इसे लगाइए। यह होती है संसदीय प्रक्रिया, यह होती है लोकतंत्र की मजबूती, जहां विपक्ष को भी सम्मान मिले। तो यहां पे जो तकनीकी बातें हैं, अगर विपक्ष का नेता
सवाल नहीं खड़े करेगा तो फिर किस बात का विपक्ष? वो तो फिर नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल है जो कोर्ट ने उठाया है, और इस बात को उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा, टिप्पणी की है, कोई आज्ञा नहीं जारी की है, तो टिप्पणी है। लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी कि मान लीजिए जैसे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो अब वो ये बात जरूर है कि बोलते बोलते कई बार जो सेंटिमेंटल ओवरफ्लो है वो हो जाता है, वो हमारा भी हो जाता है। हम भावनाओं में बह के और बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो कई बार लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अमर्यादित है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कई बार ये बोल देना कि प्रधानमंत्री अडानी अंबानी की चंगुल में है, या जैसे बोल देना कि जो है सेनाएं हमारी कहीं मैनेज तो नहीं हो रही हैं सरकार के द्वारा, या प्रधानमंत्री बिक गए हैं, या प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं। तो ये थोड़ा शब्दावली पे तो जरूर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये भी बात समझने की है कि अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को तो बड़ा कड़े शब्दों में समझा दिया कि आपको स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं करना चाहिए, वीडी सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलनी चाहिए युद्ध की स्थिति में जिससे सेनाओं का अपमान हो। लेकिन ये बताइए कि जब सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी के लोग मिलिट्री का ड्रेस पहन लेते हैं, जब नेहरू जी को उल्टा सीधा कहते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को, जब इतिहास के आईने में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों को के ऊपर जब हमले किए जाते हैं, तो उस समय भी जरूर सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान देना चाहिए कि नेहरू जी भी तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, 9 साल जेल में रहे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो अगर नेहरू जी के ऊपर अटैक होता है, अगर महात्मा गांधी को गोडसे गोली मार देता है, तो इसको कोई जस्टिफाई करता है और इसके लिए वो समर्थन जताता है, तो उसके ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर भी तो टिप्पणी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तो जाके ये मामला थोड़ा बैलेंस्ड प्रतीत होगा, ये मामला थोड़ा संतुलित होगा कि हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अगर शब्दावली के लिए बोला, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बोला, उन्होंने रूलिंग पार्टी के नेताओं को भी बोला कि भाई आप लोग मर्यादित आचरण करें, मैच्योरिटी के साथ काम करें। और अब सवाल यह उठता है कि ट्रू इंडियन कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राहुल गांधी, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो ऐसा न बोलते। ट्रू इंडियन की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट ने दी है, न इस बात का उल्लेख कहीं हमारे किसी की पुस्तक में है, संवैधानिक प्रोविजंस में है, और न ही इसको किसी रूलिंग में डिफाइन किया गया है। तो अगर हम ट्रू इंडियन माने तो एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में विश्वास रखता हो, जो हमारी ट्रेडिशंस में विश्वास रखता हो, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हो, जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, जो न्याय में विश्वास रखता हो, जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हो। आप देखिए कि जब कोई भी व्यक्ति ये कह देता है, कोई भी जो है रिलीजियस व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति जब कह देता है कि हम पूरा एक कम्युनिटी का राष्ट्र बसा देंगे, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, रोकना चाहिए इस मसले को। तो जाके ऐसा लगेगा कि बराबरी का काम हो रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इन इश्यूज के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी राजनीतिक नेता ट्रू इंडियन नहीं ठहरता है, क्योंकि उनकी राजनीति भारत में ही है, चाहे विपक्ष हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। वो पाकिस्तान के तो है नहीं, वो चीन के तो है नहीं, उनको इस देश के अंदर ही रह के राजनीति करनी है। तो ये गुण तो जरूर होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब युद्ध की स्थिति हो तो आप उल्टा सीधा ना बोलें, और इस बात को सुधारा भी गया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सभी विपक्षी दल एक हो गए थे। हालांकि बाद में जब खुद मिलिट्री की ओर से, आर्मी की ओर से कुछ सवाल खड़े किए जाने लगे तो उसकी चर्चा होने लगी। एक बार देखिए, मनोज तिवारी जी मिलिट्री का ड्रेस पहन के बाइक पे घूम रहे थे चुनाव में। यह भी तो जो है सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है।
जब आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ जब ये कह दें डिफेंस मिनिस्टर के सामने कि कोई भी प्रोजेक्ट समय पे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, ये भी तो मनोबल को तोड़ने वाला है, तो ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब एक मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरीके का कोई फैसला ले सकता है कि भाई आर्टिकल 19(1) कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये क्या अनलिमिटेड है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर भी रोक है। तो भाई बात सही है, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। तो रोक क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कह देंगे, देश विरोध में कह देंगे। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी, और यही वो ग्राउंड है जिसके ऊपर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी, एक सजेशन दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा, कि अगर युद्ध की स्थिति हो, सीमाओं पे विवाद चल रहा हो, आप कुछ बोल देंगे तो इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी बात यह है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, कि भाई कानून व्यवस्था स्थिति ठीक रहे। ऐसा नहीं कि आप कुछ अनशन बोल दें, कोई हेट स्पीच कर दें एक दूसरे के खिलाफ, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, जो नेता बोल रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, तो जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। तो पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, डिसेंसी मतलब हो गया कि एक तरीके से सद आचरण, कोई भी ऐसा काम ना करे, अश्लीलता ना फैलाएं अपने लैंग्वेज से, अपने व्यवहार से। तो इन तीन आधार पे और भी जो मसले सुप्रीम कोर्ट कहे उन आधारों पे इसको रोका जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कर तो सकता है। तो ये सवाल ही बेकार है कि क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल सकता है? अरे भाई वो तो प्रधानमंत्री को भी बोल सकते हैं, वो तो संसद को भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको संविधान का रक्षक बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यह देखना होगा कि जो जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक अधिकारी हों वो न्यूट्रल रहेंगे, तो कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में आम लोग की आस्था बढ़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे अभी के चीफ जस्टिस हैं गवई जी, उन्होंने कह दिया कि मैं रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लूंगा, और नहीं लेना चाहिए। अब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए और जज से रिटायर हुए और पता लगे कि आप राज्यसभा, लोकसभा, एमएलए और एमपी बन के घूम रहे, मंत्री बन के घूम रहे, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और व्यवस्था गड़बड़ होने लगेगी। तो इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए। तो ये मसला जो उठाया गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, देखिए राहुल गांधी मसले तो उठा रहे हैं और ताबड़तोड़ वो विपक्ष का काम है उठाना, और उसमें अगर वो भाषा को संयमित कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये भाषा संयमित सरकार भी करे तो बेहतर बात बने और एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। आपको क्या लगता है, ये जो हमने डिस्कशन किया संवैधानिक एंगल से, या जो संसद के कानून के एंगल से, या जो राहुल गांधी के ऊपर जो कमेंट किया गया या सरकार के ऊपर, आपको क्या लगता है कि ये विचार ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, या और भी कड़ाई से नियम लागू होना चाहिए? राहुल गांधी को बार्ड कर देना चाहिए संसद की गरिमा को भंग करने के लिए, या सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देनी चाहिए कि सरकार में बैठे मंत्रियों को, रूलिंग पार्टी के नेताओं को कि आप भी अपनी जबान पे कंट्रोल करें? तो आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अगर इस तरीके की सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए अपनी ओपिनियन। हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।